हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज की इस वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो आने वाले यूपीएससी एग्जाम में हमें काफ़ी मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूरो हेलाइन को। यूरो हेलाइन और इसी का एक अपोजिट टर्म है जिसको हम कहते हैं स्टेनो हेलाइन। जो यूरो हेलाइन है ये ब्रॉड रेंज ऑफ जो सैलिनिटी है उसको टॉलरेट कर सकता है, यानी कि अगर बहुत सैलिनिटी में डिफरेंसेस भी आते हैं तो भी जो है इस तरीके के प्लांट्स सर्वाइव कर जाएंगे, इस तरीके के एनिमल्स जो है आसानी से सर्वाइव कर जाएंगे। वहीं दूसरा हमने टर्म लिखा था स्टेनो हेलाइन। स्टेनो हेलाइन क्या होता है? स्टेनो हेलाइन जो है एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करता है, नैरो रेंज। तो ये यूरो हेलाइन और स्टेनो हेलाइन में डिफरेंस है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि जैसे कि ब्लू और रेड जो लाइट होती हैं, एक तो लाइट होती है ब्लू लाइट होती है, दूसरी कौन सी लाइट होती है? तो एक होती है रेड लाइट। ब्लू लाइट और रेड लाइट, इन दोनों लाइट्स का जो है क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम देखते हैं। तो जो ब्लू लाइट होती है ना, ब्लू लाइट प्लांट को, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस से इस पे बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, इसको ध्यान रखिएगा। फोटोसिंथेसिस में ब्लू लाइट जो होती है वो प्लांट को स्मॉल ही रहने देती है, स्मॉल प्लांट, इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है, इसकी हाइट नहीं बढ़ती है। लेकिन रेड लाइट हो तो इसमें जो है बिग प्लांट्स बन जाते हैं, बिग प्लांट्स बन सकते हैं। ये रेड लाइट का कमाल है। तो ये जो है याद रखेंगे आप, रेड लाइट और ब्लू लाइट में क्या डिफरेंसेस है। इसके बाद हम देखते हैं एक टर्म जिसका नाम है डाई बैक। डाई बैक का मतलब क्या होता है? डाई बैक का मतलब होता है कि रूट तो जिंदा है, रूट जो है वो लाइव है, लेकिन उसके जो लीव्स हैं, जो उसके लीव्स हैं वो मर चुकी हैं। तो उसको हम कहते हैं कि ये प्लांट जो है डाई बैक किया है। तो जैसे डिसीडियस फर्स्ट में हम देखते हैं ना कि जो प्लांट्स के जो है पत्ते गिर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, लीव्स जो है मर जाती हैं और रूट जिंदा रहता है। फिर से जो है बारिश होती है, सावन आता है और जो है फिर से पेड़ अच्छे से हरे भरे हो जाते हैं। तो डाई बैक का कॉन्सेप्ट उसमें डाला था। दूसरी चीज़ की एक चीज़ याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया या फिर जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, ये साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम कहते हैं, ये ऐसी माइक्रोस्कोपिक एल्गी है जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है। इसको जो है ध्यान रखेंगे हम लोग। प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होता है? ऑटोट्रॉफ होता है ना, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये साइनोबैक्टीरिया का ध्यान रखेंगे। हर एक टर्म होता है नीच, NICHES। नीच का मतलब क्या होता है कि यूनिक जो है होता है, सभी स्पीसीज के लिए एक यूनिक नीच होता है, कभी सिमिलर नहीं होगा, कभी भी नीच सिमिलर नहीं होता है। अगर सिमिलर हुआ तो उसमें कंपटीशन होगा और एक मर जाएगा। तो ये एक नीच जो है यूनिक होता है स्पीसीज के लिए, लेकिन हैबिटेट जो होता है ना, हैबिटेट जो होता है ये सिमिलर हो सकता है। हैबिटेट जो है सिमिलर हो सकता है किसी स्पीसीज, दो स्पीसीज का, लेकिन नीच कभी सिमिलर नहीं होता है, इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ हम सीखते हैं कि एलिफेंट जो होते हैं, एलिफेंट के बिग ईयर होते हैं, जो कान उनके होते हैं ना वो बड़े होते हैं। क्यों? उस कान का क्या इफेक्ट होता है? तो वो जो बिग ईयर होते हैं उसको टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए कान होते हैं, टेम्परेचर को जो है रेगुलेट कर लेते हैं ये हाथी के बड़े कान। इसके बाद हम एक टर्म देखते हैं एक्लीमेशन और एडाप्टेशन। एक्लीमेशन एक टर्म होता है और दूसरा हमारा टर्म होता है एडाप्टेशन। इनमें क्या डिफरेंस होता है? एक्लीमेशन क्या होता है कि जैसे कि सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है ना, जो सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग जो दी जाती है सोल्जर्स को, उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको एक्लीमेशन करते हैं। मतलब कि तुरंत जो उनको सियाचिन बॉर्डर पर लड़ने जाना हो तो वो इंस्टेंट एडॉप्ट कर लेते हैं उस टेम्परेचर को, उस जो है प्रेशर को, तो उसको एक्लीमेशन हम कहते हैं। लेकिन एडाप्टेशन जो होता है, एडाप्टेशन में क्या होता है, जैसे कि हम सिचुएशन के हिसाब से जो है एडॉप्ट करते हैं। जैसे हाइबरनेशन होता है, हाइबरनेशन होता है एक तरह का एडाप्टेशन है हमारे लिए, या फिर एस्टिविज्म होता है। ये क्या होता है हाइबरनेशन और एस्टिविज्म? जो हाइबरनेशन होता है ना, इसमें ठंडे में जाते हैं, ठंडा है, कूल है, तो ये जो है अपने आप को उसी में अपने बॉडी के रेगुलेशन को कम कर लेंगे, जिससे जो है बॉडी हीट लॉस कम हो और वो जिंदा रहे। एस्टिविज्म में क्या होता है, इसमें गर्मी में जाते हैं, गर्मी हो रही है तो जो है ये जाते हैं, लेकिन ठंडे में हाइबरनेशन होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला हम टर्म देखेंगे तो वो है कि जो लार्ज कॉन्टिनेंट होते हैं ना, एक मैं फैक्ट बताता हूँ, जो लार्ज कॉन्टिनेंट होते हैं, अगर कॉन्टिनेंट लार्ज है
तो इसमें क्या होता है कि जो सक्सेशन रेट होता है, सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन आप जानते होंगे, जिसमें प्राइमरी सक्सेशन एक बेयर लैंड से शुरू होता है, रॉक पे शुरू होता है, कहीं पे भी शुरू होता है, जो प्राइमरली होता है यहाँ पे जो है। एक दूसरा होता है सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी वाले में क्या होता है कि उसमें पहले से कोई रहता है सक्सेशन, यानी कि पहले वहाँ वेजिटेशन था, उस वो खत्म हुआ तो उस पर ही डेवलप हो रहा है, तो उसको सेकेंडरी कह लेते हैं। तो ये जो है लार्ज कॉन्टिनेंट में जो उसका मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट होता है ना, वहाँ पे सक्सेशन तेजी से होता है। एक और हम देखते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन और एलोजेनिक सक्सेशन। ये बायोटिक कंपोनेंट में हमें ऑटोजेनिक सक्सेशन देखने को मिलता है और एलोजेनिक सक्सेशन जो है ये बायोटिक कंपोनेंट में हमें देखने को मिलता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म, जेनोबायोटिक्स क्या होता है। जेनोबायोटिक्स, जेनोबायोटिक्स में क्या होता है कि जब कोरल्स जो होते हैं, कोरल्स, वो हाई कंसंट्रेशन केमिकल्स में हमें देखने को मिलता है। जब हाई जो कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल का एक्सपोज हो जाते हैं वो हाई कंसंट्रेशन में, तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जेनोबायोटिक्स। तो जेनोबायोटिक्स में क्या होता है कि केमिकल जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म में या फिर एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, वो एक्सेसिव हो जाते हैं। जेनोबायोटिक्स में जो है ये हम देखने को मिलता है कि जब केमिकल सब्सटेंसेस जो एनवायरनमेंट में मिल रहे हैं वो ज़्यादा हो जाए, जो है ज़्यादा हो जाए, तो ये इफेक्ट करते हैं। तो कोरल्स को भी जो है ये इफेक्ट करते हैं, इसको जो है ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम पायरोलाइसिस देखते हैं। पायरोलाइसिस क्या होता है? पायरोलाइसिस में होता है पायरोलाइसिस में बर्निंग होती है, और वो बर्निंग जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में बर्निंग होती है, उसको हम पायरोलाइसिस कहते हैं। इसका क्या एप्लीकेशन है, पायरोलाइसिस से क्या क्या हम करते हैं? तो जैसे मेथनॉल बनाते हैं या फिर चारकोल बनाने में हमें ये मदद करता है पायरोलाइसिस। हैलोन्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं भाई? हैलोन जो होता है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में हम हैलोन्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम देखें कि मिथाइल ब्रोमाइड का क्या इस्तेमाल है भाई? मिथाइल ब्रोमाइड, इसका क्या इस्तेमाल है? तो मिथाइल ब्रोमाइड का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेस्ट कंट्रोल में। मिथाइल ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अब हमने जो है आपने सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये किस लिए आया था? ओजोन के प्रोटेक्शन के लिए। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो किस लिए आया? ओजोन प्रोटेक्शन के लिए, ओजोन से रिलेटेड है। तो इसमें क्या किया गया कि जो CFCs गैस थी उसके जगह पे क्या यूज किया गया? तो HCFC गैस का इस्तेमाल किया गया। इससे क्या हुआ कि ओजोन का डिप्लीशन जो है कम हो गया, ओजोन डिप्लीशन जो है कम हो गया। लेकिन इससे एक नई बीमारी उभर कर आई जो थी ओजोन के, तो खैर ठीक हो, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई थी। ग्लोबल वार्मिंग जो है इससे शुरू हो गई। HCFC जो है ये ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बनी। फिर जो है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन को बताया, ग्लोबल वार्मिंग हम क्योटो प्रोटोकॉल से बजाएंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म मैं देखता हूँ। जैसे एक चीज़ में बड़ा कन्फ्यूजन होती है, NO, NO2 या फिर N2O। इसमें सॉरी, ये जो तीनों हैं इसमें ग्लोबल वार्मिंग किससे होती है? तो कई सारे जो है वो दे देते हैं ऑप्शन में, और जो है आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखेंगे N2O जो है इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसका जो है ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टायरिन गैस जो होती है, स्टायरिन गैस का नाम आपने सुना होगा। स्टायरिन गैस क्या है? अब स्टायरिन गैस वो है जो कि विशाखापट्टनम में केमिकल फैक्ट्री में जो एक्सप्लोजन हुआ था उसमें लीक हुआ था ये गैस, और उस लीक में जो है ये गैस निकली थी। और ये क्या इफेक्ट की थी? जैसे कि नर्व सिस्टम को जो है डैमेज की थी इसने, जो नर्व सिस्टम है हमारा उसको जो है डैमेज की थी। जैसे कि क्या डिजीज, ल्यूकेमिया इससे जो है देखने को मिला, हेडेक देखने को मिला। तो ये सब जो है डिजीज़ हमें देखने को मिली स्टायरिन गैस का लीक जो हमें देखने को मिला था विशाखापट्टनम में।
अच्छा, दो चीज़ें जो है आप ध्यान रखेंगे। पॉल्यूशन से रिलेटेड आपने टर्म जो है देखा होगा, जिसमें हम देखते हैं कि जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है ना, सीपीसीबी ने जो है इसको बनाया है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, तो उसमें एक नैक होता है। इसको किसने बनाया है? तो सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इसको बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और टर्म होता है, हम देखते हैं कि इसमें जो है एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं NAQI। NAQI जो होता है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, NAQI। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिर नैक जो है, ये दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंसेस हैं? तो डिफरेंसेस यही है कि नैक में जो है हम जो NAAQS है, इसमें 12 पैरामीटर्स होते हैं, 12 पैरामीटर्स। 12 पैरामीटर्स का मतलब कि 12 गैसेस होती हैं जो कि नैक में हम मेजर करते हैं, जैसे कि SO2 है, या फिर जो है हम और कौन सी गैस लेते हैं इसमें, तो NO2 है, सॉरी PM10 है, PM2.5 है, O3 है, लेड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, NH3 है, अमोनिया, बेंजीन है, बेंजोपायरीन है, आर्सेनिक है, और इसके अलावा निकल भी है। तो ये नैक में आता है, NAAQS, जिसमें 12 ये गैसेस होती हैं जिसमें हम लोग डिफाइन करते हैं इसको। इसके बाद जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ना, इसमें 8 ही होते हैं, 8 गैसेस होती हैं, जो कि हमें एग्जाम्स में पूछता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन वाली गैसेस के साथ कि जो है ये जो गैसें हैं इसको भी हम उसमें काउंट कर लेते हैं, और ऑप्शन में वो होता है तो हम गलत कर देते हैं। अब इसमें जो नैक वाली गैसेस होती हैं उसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं, उसमें कौन कौन से जो है पॉल्यूटेंट होते हैं? तो PM2.5, अच्छा PM2.5 को याद रखिएगा, ये स्किन के थ्रू भी हमारे बॉडी में अंदर घुस जाते हैं इस तरीके के पॉल्यूटेंट। इससे छोटे जो पार्टिकल्स वाले हैं 2.5 या 2.5 से छोटे, PM2.5 है या फिर PM10 है, NO2 तो है ही, SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, NH3 है, अमोनिया और लेड है। तो ये गैसेस जो होती हैं ये कहाँ हमें मिलती हैं? नैक में, जो कि बार बार हमें एग्जाम में पूछता है। इसी का सिमिलर एक टर्म आप लोग याद रखेंगे, सफ़र। सफ़र जो है, हम जो सफ़र करते हैं वो सफ़र नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको लॉन्च किया था। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने किया हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने किया है। ये बड़ा प्रॉब्लम कर देता है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है हमने कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज नहीं है, एयर से रिलेटेड है, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो हम जो है जाएंगे इन्वायरमेंट पे। लेकिन याद रखेंगे इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नहीं है। तो सफ़र जो है ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम देखते हैं इसको, जो है जो इसके पैरामीटर्स होते हैं, मेजरिंग पैरामीटर्स हैं, जिसमें 10 जो है मेजरिंग पैरामीटर्स होते हैं। जैसे हमने 8 केसेस देखे हैं नैक वाले में, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में, और नाक वाले में जो है 12 देखे थे, वैसे इसमें 10 होते हैं। अब इन 10 में क्या क्या होता है? तो 10 में जो है टोल्यून और जॉयलिन जो है ये नए इसमें जुड़ जाते हैं। इसके अलावा मरकरी है, और एवरी अदर पॉल्यूटेंट जो कि नाक में थे, सॉरी ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि उसमें और भी अलग अलग गैसेस हैं। तो अगर हम इसमें काउंट ही कर लेते हैं तो टोल्यून हो जाएगा, जाइलिन हो जाएगा। इसके अलावा कौन सी गैस हो जाएगी? मरकरी है। मरकरी के अलावा हमारे पास हो जाएगा, मरकरी के अलावा जो है ये सब तो होंगी ही, SO2 होगी, NO2 होगी, PM2.5, PM2.5, 10, इसके अलावा जो है O3 हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ये सब गैसेज हैं। ये सफ़र वाला जो है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो एयर क्वालिटी को मेजर करता है ना, उसको सफ़र हम कहते हैं। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग है, नैक अलग है। तो ये तीनों टर्म्स हमें ध्यान रखने होंगे, ये वाले और ये सफ़र वाले। इसके बाद जो है हम चलते हैं आगे, और आगे हम चलेंगे जिसमें हम देखेंगे कि
ये सारे टर्म्स हमने देख लिए, इसके बाद कुछ नए टर्म्स हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछता है कि आर्सेनिक जो है, जो हम आर्सेनिक देखते हैं, एक वाटर पॉल्यूटेंट हम देखते हैं ना आर्सेनिक को, तो आर्सेनिक हमारे जो लिमिट है आर्सेनिक का, वो कितना जो है लिमिट है वाटर को पॉल्यूट करने के लिए। तो आर्सेनिक से एक डिजीज़ भी होती है, ब्लैक फुट डिजीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ब्लैक फुट डिजीज़ तो आर्सेनिक से होती है, लेकिन इसका लिमिट भी पूछ लेता है कहीं कहीं। तो लिमिट होती है 0.03 mg/लीटर, ये इसकी लिमिट जो है ध्यान रखेंगे आर्सेनिक की। अच्छा, एक चीज़ याद रखेंगे, नेट प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो कैसे, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि हम लगाए हैं तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कहाँ हमें देखने को मिलेगी? एस्चुरीज में देखने को मिलेगी, एस्चुरीज में। इसके बाद जो है, इसके बाद हमें जो है टेम्परेट ग्रासलैंड में देखने को मिलेगी, इसके बाद टुंड्रा में, और इसके बाद जो है ओशियन में। इस तरीके से जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो घटती जाती है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो इन्वर्टेड पिरामिड्स होते हैं ना, उनको ये पूछता है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे बायोमास पिरामिड जो होता है, पिरामिड तो आप जानते होंगे, ये रिवीजन वीडियो में इसमें कुछ समझा नहीं रहा हूँ, बस कुछ क्रिटिकल चीज़ें जो है हम यहाँ लिखते रहे। तो बायो पिरामिड जो होता है उसमें तो एक होता है कि जो है बायोमास पे डिपेंड करता है बायोमास पिरामिड, और जो है एक नंबर वाला होता है। तो बायोमास जो पिरामिड होता है ना, और उसमें भी बायोमास पिरामिड जो है उसमें हम एक्वेटिक पिरामिड जो देखें, एक्वेटिक इकोसिस्टम का बायोमास यदि हम देखें तो ये इन्वर्टेड पिरामिड बनाता है, इन्वर्टेड पिरामिड, इसका जो ध्यान रखेंगे। लेकिन लैंड पे जो होता है वो कैसा बनता है, लैंड का बायोमास जो है वो कैसा बनता है, तो वो जो है इन्वर्टेड नहीं होगा, सीधा होगा, सीधा पिरामिड बनेगा। अरे ऐसे बनेगा इन्वर्टेड, और ये अपना सीधा हो जाएगा। और एनर्जी वाला पिरामिड कैसा होता है, एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, याद रखेंगे। 10% रूल को क्या कहते हैं, 10% रूल को जो है कोई लॉ कहते हैं उसको, जो है मुझे याद नहीं आ रहा, बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो 10% रूल घटता जाता है ना, 10% एनर्जी ही घटती जाती है हर एक लेवल में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, जिस तरीके से बढ़ता जाता है आगे जितना बढ़ेंगे। और ये चीज़ भी आप देख लेंगे कि जो पिरामिड होते हैं ना, हाँ ठीक है, अच्छा एक चीज़ मेरे को ये पिरामिड देख के याद आई कि फूड चेन में जो होता है, फूड चेन में 3 से 4 ही लेवल हो जाते हैं। ये फिर जो हम देखते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे करके, तो ये 3 से 4 ही लेवल जाते हैं। ऐसा नहीं कि 6 7 किसी फूड चेन में पहुंच जाए, किसी में 8 10 पहुंच जाए, 3 4 ही लेवल मैक्सिमम होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, फैगोट्रॉप्स क्या होते हैं, एक नया टर्म आ रहा है, फैगोट्रॉप्स। फैगोट्रॉप्स में होता है कि ये जो है, जो ऑर्गेनिज्म है उसको इनगल्फ कर लेता है, इनगल्फिंग ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से के जो प्लांट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फैगोट्रॉप्स। तो फैगोट्रॉप्स को जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम अगला टर्म देखेंगे। अच्छा, इंडिया का कितना परसेंट वेटलैंड जो है, वेटलैंड, इंडिया का कितना परसेंट वेटलैंड हमें देखने को मिलता है, तो 4.6% ऑफ इंडिया वो वेटलैंड है। और सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ है, तो वही अपना वेस्ट बंगाल वाला, वेस्ट बंगाल के बाद कहाँ हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट प्रोन इलाका कौन सा है, स्टेट कौन सा है, हाईएस्ट फॉरेस्ट, एस फायर
प्रोन, जो हाईएस्ट फायर प्रोन जो स्टेट है, जो फॉरेस्ट है, वो मिजोरम का है, इसको ध्यान रखेंगे। कुछ अलग अलग तरीके के रूट्स होते हैं जिसको हम देख लेते हैं, जैसे कि टैप रूट होता है, एक होता है फाइब्रस रूट, फाइब्रस, एक होता है बटरस रूट, ये अलग अलग तरीके के जो है रूट्स होते हैं जिसको हमें देखना इम्पोर्टेंट है। टैप रूट का मतलब कि वो सीधा जो है आपको देखने को मिलेगा कि कोई एक प्लांट है तो उसकी जो जड़ें हैं ना वो सीधा अंदर जा रही हैं ऐसे करके। ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, तो इसकी जो जड़ें हैं ये सीधा अंदर जा रही हैं, इसको हम लोग टैप रूट कहते हैं। फाइब्रस रूट का मतलब ये होता है ना कि इसमें जो जड़ें होती हैं ना, ये प्लांट है, पृथ्वी के अंदर जो जड़ें हैं इसकी, ये अलग अलग जो है ये बाल जैसे होता है ना, ऐसे डिवाइडेड होते हैं इस तरीके से, तो इसको फाइब्रस रूट कहते हैं। बटरस रूट क्या होता है, जैसे बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, बरगद के पेड़ में क्या होता है, उसकी जड़ें कहीं कहीं ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर भी निकल आती हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा ना, कहीं ना कहीं से निकलती रहती हैं पेड़ की जड़ें, उसको बटरस रूट हम कह लेते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये तीनों जो टाइप के रूट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग जब होती है ना, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, अपवेलिंग होती है, अपवेलिंग बढ़ती है, अपवेलिंग जो नीचे का पानी है ऊपर आ जाता है, अपवेलिंग जो है देखने को मिलता है, तो ग्लोबल वार्मिंग से अपवेलिंग बढ़ेगी। बर्जमान रूल क्या होता है, इसको जो है ध्यान रखेंगे हम लोग। कुछ रूल्स जो है आप जानते होंगे, जैसे एलन रूल है, बर्जमान रूल है, कॉप्स रूल है, गोल्गर रूल है। इन रूल्स को मैं एक जगह ही करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं बर्जमान रूल। बर्जमान रूल एक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं गोल्गर रूल, एक और टर्म हो जाएगा ग्लोगर रूल, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म देखते हैं कॉप्स रूल, कॉप्स रूल भी होता है। ये तीन जो है। अच्छा, एक और हम रूल देख लेते हैं, एलेंस रूल। बर्जमान रूल के सामने ही लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है इन दोनों में, एलन रूल और बर्जमान रूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बर्जमान रूल क्या कहता है भाई। तो बर्जमान रूल कहता है कि जो बॉडी मास होता है ना, जो बॉडी मास होता है एनिमल्स का कोल्डर रीजन में, वो कैसा होगा। क्या बहुत छोटे जानवर इसमें सर्वाइव कर पाएंगे? ऐसा नहीं है, जो बड़े बॉडी मासेस के एनिमल्स हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं। बर्जमान रूल ये कहता है, जैसे कि भालू है, जैसे पेंगुइन आप देखते हैं ना, पेंगुइन क्यों सर्वाइव कर जाते हैं? क्योंकि वो जो है मोटे से होते हैं और जो है बड़ा शरीर होता है उनका, तो उससे क्या होता है कि वो हीट रेडिएट जो करते हैं तो उसमें फॉर्मेशन भी हो जाता है। जैसे चींटी है, चींटी यहाँ रह पाएगी क्या? चींटी का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, बॉडी मास कम है, वो मर जाएगी इसमें कोल्ड रीजन में। जैसे एलन रूल क्या कहता है कि जो कोल्डर रीजन है ना, वहाँ के जानवर का पैर, हाथ क्या मतलब वही तो पैर, और ये क्या कहते हैं कि कान, ये सब छोटे छोटे होते हैं। पैर, हाथ, कान जो छोटे होंगे, जैसे बड़े नहीं हो जाएंगे। जैसे जिराफ का होता है बड़ा बड़ा पैर, जैसे आप भालू को ही देख लें, जो पोलर बियर है उसके पैर छोटे होते हैं, स्लॉथ बियर का बड़ा थोड़ा होगा। कान जो है छोटे छोटे होते हैं, जिससे हीट का रेडिएशन कम हो, बाहर कम निकले। एलेंस रूल। हाथी का आपने देखा होगा, जो कान होता है बड़ा होता है, हीट रेडिएट होता है, उसमें से आसानी से हीट जो है निकल जाती है, तो वो जो कान होता है वो छोटा होता है। एलेंस रूल का इसका ध्यान रखेंगे। गोल्गर रूल क्या कहता है? गोल्गर रूल कहता है, जैसे पीजन्स आपने देखा होगा ना, पीजन्स में कभी होता है कि कोई एक अलग ही कलर का जो है, नो सॉरी, गोल्गर रूल ये कहता है कि जो हाई टेम्परेचर वाले रीजन में जो जानवर होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं वो ब्लैक किस कलर के होते हैं, और जो लोअर टेम्परेचर वाले रीजन में जो एनिमल होते हैं या फिर ह्यूमन बींग्स हैं
वो गोरे होते हैं, वाइटिश आपको देखने को मिलेंगे। तो ये गोल्बर रूल कहता है। कॉप्स रूल क्या कहता है कि कॉप्स रूल कहता है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ ना, वैसे इससे बॉडी साइज बढ़ी, बॉडी साइज जो हमारी जो है वो बढ़ती गई। इसको ध्यान रखेंगे, ये जो है कॉप्स रूल कहता है। अच्छा, कुछ डिजीज़ को आप ध्यान रखेंगे, जैसे रेड रॉट जो डिजीज़ है, ये किस में होता है? रेड रॉट डिजीज़। या फिर जो है हम कुछ और डिजीज़ देखें, जैसे एक और होता है, क्या कहते हैं उसको, खैरा, खैरा होता है। इसके अलावा एक और डिजीज़ होता है जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं। एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं लीट ब्लाइट। तो ये अलग अलग तरीके की डिजीज़ हमें प्लांट्स में देखते हैं। जैसे रेड रॉट, आपने शुगर केन देखा होगा, शुगर केन में रेड रॉट हमें देखने को मिलता है। खैरा रोग पैडी का ही है, और रस्ट भी पैडी का ही है, थोड़ा एक बार आप चेक कर लेंगे। और लेट ब्लाइट तो आलू का है, इसका ध्यान रखेंगे, पोटैटो। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें यदि देखें तो कुछ इसेंशियल्स जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं कुछ डेवलपमेंट के लिए, जैसे नए पेज से करते हैं। पल्सेस, पल्सेस जो होती हैं दालें, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, या फिर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई, या फिर जो है इंसुलिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन फॉर्मेशन जो होता है ना उसमें। तो जो पल्सेस होती हैं, इसमें क्या होता है कि पल्सेस, कोबाल्ट जो होता है ना, कोबाल्ट ये हेल्प करता है पल्सेस के लिए, दलहन के लिए। फोटोसिंथेसिस में जो ये मैग्नीज होता है ना, ये हेल्प करता है डेवलपमेंट में। और इंसुलिन के फॉर्मेशन में कौन सा हेल्प करता है, तो जिंक, जिंक जो होता है वो हेल्प करता है इंसुलिन के फॉर्मेशन में। एक टर्म आप याद रखेंगे, सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि खुद के लिए खाना बनाना, खुद के लिए खाना उगाना, खुद के लिए, बेचने के लिए नहीं, सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट। अच्छा, कोकोनट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है स्टेट में? वो है कर्नाटका। इसके बाद हम देखते हैं कुछ जो बॉडीज़ बनी, इसको तो मैं रैंडम इसी में जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि जो आरआरबीज होती हैं, या फिर नाबार्ड होता है, पहला लोन वेबर कब किया गया, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड कब लाया गया, ये सब इन्वायरमेंट से कुछ टर्म्स रिलेटेड है, लेकिन ऐसे में पूछ सकता है। तो मैं इनकी एक क्रोनोलॉजी बता देता हूँ कि किस तरीके से इनका फॉर्मेशन हुआ है, बस याद रखिएगा, क्योंकि ये तो भाई आप लोग इकोनॉमिक्स में भी पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जो आरआरबी है वो 1975 में बना है। जो नाबार्ड है, या फिर जो है नाबार्ड हो गया, इसके अलावा जो है फर्स्ट लोन वेबर कब हुआ, जो लोन माफ़ी हम देखते हैं ना, वो कब सबसे पहले देखा जाता है, या फिर केसीसी कब आया, ये तीन टर्म्स को हम लोग देख लेते हैं। तो नाबार्ड 1982 में बना है, और फर्स्ट लोन वेबर जो है वो 1990 में पहली कर्ज माफ़ी की गई, और केसीसी को 1998 में बनाया गया था। ठीक है, केसीसी को किसने बनाया? नाबार्ड ने बनाया क्या, थोड़ा देखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं इन्वायरमेंट से एक हम टर्म देखते हैं, होनोलुलु स्ट्रैटेजी। होनोलुलु स्ट्रैटेजी, होनोलुलु स्ट्रैटेजी क्या है? जो मैरीन डेब्रीज हैं, जो हम देखते हैं कि समंदर में कचरा ये छोड़ दिया जा रहा है, तो उसको हम रिड्यूस करने के लिए एक स्ट्रेटजी हमने जो है एक साइन किया, जिसको हम कहते हैं होनोलुलु स्ट्रैटेजी। तो मैरीन जो डेब्रीज हैं उसको कम करने के लिए हमने होनोलुलु स्ट्रैटेजी जो है साइन की। अच्छा, दो टर्म होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट,
और एक होता है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। इनके एक एग्जाम्पल बताएं और ये क्या होता है। तो क्वांटिटेटिव जो पॉल्यूटेंट होता है, क्वांटिटी अगर बढ़, ये पहले से इन्वायरमेंट में होता है, बस उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई तो पॉल्यूशन कर देता है। जैसे CO2 है, CO2 तो होता ही है लेकिन बढ़ जाएगा तो पॉल्यूटेंट एक हो जाता है। क्वालिटेटिव में मैनमेड ये होता है, मैनमेड जैसे कि DDT है, DDT जो है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट है, इसको जो है ध्यान रखेंगे। राडान गैस कहाँ से निकलती है भाई? राडान गैस का कुछ रिलेशन अर्थक्वेक से भी है क्या? तो ये जो है हमें ज़मीन से निकलती हुई दिखती है, और से आपको जो है सॉयल से निकलती हुई दिखेगी, ये राडान गैस है। अच्छा, च्युइंग गम जो होता है, जो च्युइंग गम आप खाते हैं, क्या इसमें प्लास्टिक होता है? प्लास्टिक होता है कि नहीं च्युइंग गम में? तो हाँ भाई, हाँ होता है प्लास्टिक च्युइंग गम में। इसके बाद जो है हमने अच्छा, इससे पहले हमने नैक देखा था ना, उसको किसने बनाया था? CPCB ने, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब CPCB जो है 1974 का एक्ट है, ये किसके अंडर में बना था? तो ये वाटर एक्ट के अंडर में बना, वाटर एक्ट के अंडर में बना था। पॉल्यूशन, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, जो ये हमने बनाया था CPCB, ये वाटर एक्ट के अंडर में जो है बना है, 1974 का वाटर एक्ट है, उसमें जो है बना था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम जो है अगला टर्म देखते हैं, जिसको हम कहेंगे एक प्रोग्राम जो है चला था NCAP। NCAP क्या है? NCAP क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया था 2019 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। एक स्ट्रैटेजी थी जिसमें जो है एयर पॉल्यूशन को इनको रिड्यूस करना था, जो PM पार्टिकल्स हैं मेनली, उसको जो है इनका टारगेट था। तो इसमें सबसे ओरिजिनल टारगेट तो ये था कि 20 से 30% कम करेंगे PM पार्टिकल्स को। कब तक? तो 2024 तक। लेकिन फिर इसको बाद में बढ़ा दिया गया और जो कर दिया गया 40% हम रिडक्शन करेंगे। कब तक? 2026 तक। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो चला था वो 2019 में आया था। उस समय टारगेट 20 से 30% कम करने था 2024 तक, लेकिन जो है इसको हमने बढ़ाया और 40% रिड्यूस करने की बात कही 2026 तक। इसको जो है ध्यान रखेंगे। एक प्राण पोर्टल भी जो NCAP के अंडर में ही बनाया गया था। प्राण पोर्टल जो है पोर्टल, ये इसी को रेगुलेट किया, पॉल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया। इसको भी ध्यान रखेंगे। जैसे वहाँ सफ़र हमने एक देखा था, वैसे ही यहाँ पे प्राण पोर्टल है। टोरेफैक्शन क्या होता है भाई? TORREFACTION, टोरेफैक्शन, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। टोरेफैक्शन का मतलब होता है कि कन्वर्जन ऑफ स्टबल इनटू बायोकोल। जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन हम किस चीज़ का कर रहे हैं? तो जो स्टबल है, स्टबल बर्निंग जो हम देखते हैं ना, पराली जला देते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बायोकोल में। किस मेथड से? तो टेराफैक्शन से। इसको जो है ध्यान रखेंगे। एक स्वीडिश प्रोसेस है ये। इसके बाद हम कुछ और टर्म्स देखते हैं। अच्छा, डिजीज़ का देख लेते हैं ना। ये जैसे कि आर्सेनिक वाला हमने देखा था कि ब्लैक फुट डिजीज़ होता है। जैसे इटाई किससे होता है भाई? इटाई एक जगह देख लेते हैं। इटाई या फिर जो है ये ब्लैक फुट डिजीज़ तो हमने देखा ही था। इसके बाद हमने और कौन सी डिजीज़ देख लेते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम, या फिर जो है ब्लैक फुट डिजीज़, इटाई, ये 3 डिजीज़ हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। तो इटाई जो होता है वो किससे हमें देखने को मिलता है? इटाई हमें देखने को मिलता है कैडमियम से। ब्लैक फुट डिजीज़ को हमने ऊपर भी देखा था आर्सेनिक से। आर्सेनिक की क्या लिमिट होती है आपको बताया था मैंने, बताइए फिर। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है मरकरी से हमें नाइट्रेट से हमें देखने को मिलता है।
अच्छा एक टर्म छोड़ रहा है ना, इटाई ब्लैक फुट, वो मरकरी वाला क्या कहते हैं उसको, मिनीमाटा डिजीज, मिनीमाटा भी कर लेते हैं, मिनीमाटा, मिनीमाटा डिजीज़। अब इसमें क्या होता है, तो ये वाला जो है मरकरी से होता है ना, मरकरी वो जापान वाली सिटी है, तो ये जो है मिनीमाटा डिजीज़ वहाँ हो जाएगा मरकरी वाली। अच्छा ब्लड स्ट्रीम में, इससे पहले भी मैंने एक चीज़ जो है PM 2.5 के बारे में बताया था, इससे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे ना, इवन वो स्किन के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो PM 2.5 पार्टिकल जो होते हैं ना, वो ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं PM 2.5, लेकिन PM 10 नहीं, क्योंकि PM 10 बड़े होते हैं थोड़े, तो ये जो है ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकते, लेकिन PM 2.5 जा सकते हैं। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ऑयल स्प्रेड जब होता है ना, ऑयल का स्प्रेड जब हम देखते हैं कि कहीं सी में जो है ये तेल बह गया और उस पर जो है लेयर बन जाती है, तो इससे सी बर्ड्स का क्या नुकसान होता है भाई, आप सोचिए कि सी बर्ड्स का किस तरीके से ऑयल स्प्रेड से नुकसान होता होगा। तो ऑयल जो स्प्रेड है उससे सी बर्ड्स को भी नुकसान होता है, कैसे, तो होता क्या है कि जैसे ऑयल स्प्रेड हुआ तो सी बर्ड्स जो उस पानी में उतरेंगी ना, तो उनके पंखों पे ये लग जाएगा तेल, तो उससे उड़ने में जो फर होता है वो फर में प्रॉब्लम आ जाएगी और उनको उड़ने में दिक्कत होगी, किसको, बर्ड्स को। अच्छा CT स्कैन जो होता है उसमें CT का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, कंप्यूटर टोमोग्राफी, याद रखिएगा, कंप्यूटर टोमोग्राफी। अच्छा CT स्कैन में कौन सी रेज का वो इस्तेमाल करते हैं, एक्सरेज होती है ना, एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है CT स्कैन में, उससे रेडिएशन भी हो सकता है, तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखेंगे। जो अलग अलग जगह मैग्नेटिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल्स कहीं पे भी मिल सकते हैं, जैसे कि यदि ये क्या करते हैं ना कि ये न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसे अल्जाइमर जैसे डिजीज़ हो जाते हैं, अल्जाइमर जैसे डिजीज़ जो है देखने को मिलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो मोटर व्हीकल्स हैं उनके ब्रेक जो होते हैं ना, ब्रेक से उससे भी ये निकलता है। दूसरी चीज़ की जो इंजन होता है मोटर व्हीकल का इंजन, उससे भी जो है निकलता है, और जो पावर प्लांट्स होते हैं उससे भी हमें निकलते हुए ये देखने को मिलता है। अच्छा कॉपर जो स्मेल्टिंग प्लांट होता है ना, उसमें बहुत लीथल अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, और जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट होता है कुछ उसमें ऐसा रिएक्शन हो जाता है ना कि उसमें बहुत जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं रिलीज होती है कुछ रिएक्शन के कारण, तो वो जो है ध्यान रखेंगे। अच्छा जैसे आर्सेनिक का हमने लिमिट पूछा था ना कि 0.03 mg/लीटर होता है, वैसे ही एक लिमिट हम और देख लेते हैं, ये आर्सेनिक का था भाई, याद रखिएगा। और आर्सेनिक से कौन सी भी जो है डिजीज़ होती है, ब्लैकफुट। यूरेनियम की क्या लिमिट होती है, यूरेनियम जो होता है ना 30 एंगस्ट्रॉम/लीटर हमें देखने को मिलता है, ये WHO की लिमिट है भाई। अच्छा यूरेनियम को RO जो होता है वो रिमूव कर सकता है क्या, कैन रिमूव और नॉट, हाँ इट कैन रिमूव, यूरेनियम को जो है RO रिमूव कर सकता है फ्रॉम वाटर। कोलंबो डिक्लेरेशन और कोलंबो प्रोसेस में क्या डिफरेंसेस हैं, जो कोलंबो एक डिक्लेरेशन है और एक होता है कोलंबो जो है प्रोसेस, इसमें क्या डिफरेंस है। जो कोलंबो डिक्लेरेशन है ना, यहाँ पे सस्टेनेबल नाइट्रोजन का मैनेजमेंट हम करते हैं, जो नाइट्रोजन है उसका हम जो मैनेजमेंट है करने की कोशिश करते हैं, सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट। और दूसरी चीज़ जो कोलंबो प्रोसेस है, यहाँ पे क्या होता है कि लेबर मूवमेंट
किस तरीके से कंट्रीज़ में होंगे, उसको ध्यान में रखता है कोलंबो प्रोसेस। अच्छा, जो जो ये पेट कोक होता है, पेट कोक क्या होता है? ऑयल रिफाइनरी से पेट कोक निकलता है। मोर कैलोरिफिक वैल्यू होती है कोक की, कोल से ज़्यादा इसकी होती है। तो ये ग्रीन हाउस गैस भी जो है रिलीज करता है ज़्यादा पेट कोक। और पेट कोक जो होता है उसको हम उसका इम्पोर्ट, पेट कोक का इम्पोर्ट हमने प्रोहिबिट कर रखा है इंडिया में, प्रोहिबिट, तो प्रोहिबिशन है इस पर, इसका जो है ध्यान रखेंगे पेट कोक का। इसके बाद हम देखते हैं योकोहामा स्ट्रेटजी। योकोहामा स्ट्रैटेजी ये किस चीज़ से रिलेटेड है भाई? योकोहामा स्ट्रैटेजी, योकोहामा स्ट्रैटेजी जो है नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड है। नेचुरल डिजास्टर, जो नेचुरल डिजास्टर प्रिवेंशन है उसको, ये उसके लिए स्ट्रेटजी है योकोहामा स्ट्रेटजी। अच्छा, कुछ जो गैसें हैं उनका एक जो है ओजोन, जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है उन गैसेस का, उसका एक जो है क्रम पूछ लेता है डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ग्लोबल वार्मिंग जो पोटेंशियल है, जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखना होगा, क्योंकि ये पूछता है। जैसे जो SF6 है उसका सबसे ज़्यादा होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इसके बाद जो है N2O को हम ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद जो है ये अपना मीथेन है, मीथेन के बाद CO2 है। तो इन गैसेस को जो है हम ध्यान रख सकते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इनमें इस तरीके से क्रम है इसका। अच्छा, परिवेश पोर्टल किस लिए है? जो परिवेश पोर्टल है ये किस लिए बनाया गया है? जो परिवेश पोर्टल है वो क्लियरेंस के लिए है। कैसा क्लियरेंस? तो वो इन्वायरमेंट क्लियरेंस, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है उनको जो है ये आसानी से क्लियरेंस प्रोवाइड करता है। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, उनको क्लियरेंस प्रोवाइड करता है। क्लियरेंस जो है प्रोवाइड करता है परिवेश पोर्टल। किस मिनिस्ट्री के अंदर में था? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में ये आ जाता है परिवेश पोर्टल। इसको जो है ध्यान रखेंगे। तो डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है उनके क्लियरेंस के लिए प्रोजेक्ट परिवेश पोर्टल है। इसके बाद हम देखें तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जो असेसमेंट होता है, इसमें स्क्रीनिंग स्कूपिंग वगैरह जो होती है, उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था भाई? तो इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1994 में। इसका जो है ध्यान रखेंगे। एक कंपाउंड का जो है आप ध्यान रखेंगे, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट। ये आप जो है नाम से ही क्लियर होगा, फ्लेम रिटार्डेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि इसको यदि आप आपके घरों में जो मैट्स यूज होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो जलती नहीं है, जल्दी उसमें फायर जो है नहीं लगेगी। तो इस तरीके की चीज़ें हमें ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्ड में जो है रिटार्डेंट में देखने को मिलता है। घरों में लगाया जाता है ताकि इसमें जल्दी से आग ना लग जाए, लेकिन ये जो है इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत सारी गैसेस इससे रिलीज होती हैं जो कि हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, EIA में कुछ जो हम स्क्रीनिंग वगैरह बता रहे थे ना, तो सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, क्योंकि इसमें एक ये पूछ भी देता है कि क्या जो है एक क्रम है EIA जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसमें किस तरीके से इसको हम लेते हैं। तो स्क्रीनिंग सबसे पहले हो जाती है, फिर स्कोपिंग होती है, क्योंकि ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, उसको हम लिख लेते हैं। इसके बाद जो है इम्पैक्ट प्रिडिक्शन करते हैं, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन हम कर लेते हैं। इसके बाद जो है इम्पैक्ट का मिटिगेशन हम देखते हैं, इम्पैक्ट का मिटिगेशन, पब्लिक हियरिंग करते हैं इसके बाद, और फिर से जो है डिसीजन मेकिंग हम करते हैं। तो ये क्रम है जिसको आपको ध्यान रखना हो। अच्छा, किसी भी लैंड का जो क्रॉप्ड एरिया है, जो फसल बोई गई है, उसमें 30% जो रीजन है, 30% जो एरिया है वो अंडर इरिगेशन यदि है, अंडर इरिगेशन है 30% एरिया उस लैंड का, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको ड्रॉट रीजन हम नहीं कहेंगे, उसको ड्रॉट में काउंट नहीं करेंगे। अगर 30% एरिया उसका इरिगेटेड है, इरिगेशन है, तो उसको जो है हम ड्रॉट में काउंट नहीं करेंगे। 30% रूल याद रखिएगा। फिर जो है इसके बाद हम देखते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस।
स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो 1972 में हुआ है। और यहाँ पे यूएन कॉन्फ्रेंस है ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट इसको कहते हैं। इसी के अंडर से जो है डिपार्टमेंट बना इन्वायरमेंट का, या फिर जो है 1980 में बना था। इसी जो है आगे चल के मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट बनी सबसे पहले, फिर आगे चल के मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को कर दिया गया था 2014 में। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो भी है उसको 2014 में नाम बदला गया था, उसको ध्यान रखेंगे। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से यूएनईपी निकल कर आता है, और जो यूएनईपी होता है इसमें जो है जैसे WMO है, IPCC है, GEF है, 1992 में आया था यहीं से, क्योंकि वो जो रियो अर्थ समिट यहीं हुई थी ना। यूएनईपी बहुत सारे जो है ये जैसे CBD है, या फिर जो है इनके सेक्रेटरीट को होस्ट करता है, CBD, MCM, CMS है, या फिर साइट्स है, इन सबको ये होस्ट करता है। अच्छा, GEF जो होता है ये किसको किसको फंड करता है भाई? तो UNCCD है, CBD है, मिनीमाता है, इसके बाद UNFCCC है, और POP स्टॉकहोम वाला है, स्टॉकहोम जो है वो उसका वाला, ये सब चीज़ों को ये फाइनेंस करता है। UNCED कहाँ से निकल कर रहा है? डिजर्टिफिकेशन से जो लड़ने के लिए अर्थ समिट से निकल कर आया था ये। और अर्थ समिट हमने ऊपर देखा था कब हुई थी? 1992 में, जो कि हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो कहाँ पे? ब्राज़ील में। इसको रियो भी कहते हैं, रियो अर्थ समिट। तो अब इसी से क्या हुआ ना कि आगे 10 साल बाद फिर से रियो एक समिट हुआ जिसको रियो 10 हम कहते हैं। उसके 10 साल बाद फिर हुआ जिसको हम लोग रियो 20 कहते हैं। तो रियो 10 कब हुआ? 10 साल बाद, यानी कि 1992 के 10 साल बाद कब हो जाएगा? 2002 में। और वैसे ही रियो 20 कब होगा? 2012 में। तो रियो 10 वाले में MDG आया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो जिसको कहते हैं। कितने होते हैं MDG? 8। कितने इसके वो थे? 19 पैरामीटर्स। रियो 2012 में SDG आया, इसमें कितने टारगेट थे? 17 हैं, 169 जो है पैरामीटर्स में। तो इस तरीके से इसको हम ध्यान रखेंगे। और समिट के जो हुआ था ना वो बाइंडिंग एग्रीमेंट इसमें कुछ है, जैसे जो ये CBD है, UNCCD है, UNFCCC है, ये बाइंडिंग थे। CBD में ही नगोया, और हम देखते हैं कि क्या आता है, कार्टाजेना। तो CBD जो है इसमें नगोया और कार्टाजेना आता है। तो नगोया वाला में हम देखते हैं ना कि वो कार्टाजेना जो है वो बायोसेफ्टी की बात करता है, या फिर जो नगोया है ये सेफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। डिस्ट्रीब्यूशन में कि सबको जो है ये इसका जो है लाभ हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है नगोया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ और चीज़ें। अच्छा, जो COP 28-29 हम देखते आते हैं ना, COP जो अभी बाकू में हुआ था, अजरबैजान वाला, उसी में जो COP है उसमें COP 3 जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो क्योटो में हुआ था। कब हुआ था? तो 1997 में। और यहाँ पे जो है क्योटो प्रोटोकॉल को तो आप जानते ही, एक बाइंडिंग जो है हमने टारगेट से फिक्स किया था क्योटो वाले में। COP 8 को ध्यान रखेंगे, UNFCCC का ही है सब। COP 8 जो दिल्ली में हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था तो इसलिए जो है हमें ध्यान रखना ही होगा। 2002 में हुआ था। COP 21 बड़ा न्यूज़ में रहता है भाई। COP 21 से वही 100 बिलियन वाला टारगेट आता है, पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस बार बार जो है न्यूज़ में रहता है। 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान जो हमारा कम करना था ना, वो वाला टारगेट यहीं से आया था। ठीक है, जैसे पॉल्यूशन रिलेटेड लॉ में, वाटर पॉल्यूशन में हमने देखा था CPCB बना था। CPCB किसके अंडर बना था? जो NAC बनाया था,
वो वाटर एक्ट से ही आया था। तो वाटर एक्ट कब आया था उसको ध्यान रखना होगा। वाटर एक्ट 1974 में आया था, वहाँ मैंने बताया भी था। और वाटर एक्ट के बाद एयर एक्ट भी आया। और एयर एक्ट कब आया? एयर एक्ट आया 1981 में। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जो है कब निकल कर आ रही थी, क्योंकि स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 का, उसमें जब इंदिरा गांधी गई तो उससे जो है सीख कर ये वाटर एक्ट और एयर एक्ट हमने लेकर आया था। 1972 का जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी से ये चीज़ें निकल कर। वाटर एक्ट में तो CPCB का भी हमने ध्यान रखा था, क्योंकि यहीं से नैक निकल कर आया था ना। अच्छा, EPA जो है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो आया 1986 का, वो कैसे आया? जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, उसी को ध्यान में रखकर हमने जो है ये EPA बनाया था 1986 का। आर्टिकल 253 भी जो है इन्वायरमेंट की रिलेटेड बात करता है कि हमें इन्वायरमेंट पे काम करना चाहिए। आर्टिकल 253 आप पढ़ेंगे। शून्य लेवलिंग प्रोग्राम क्या है? शून्य लेवलिंग प्रोग्राम, इसमें क्या है कि हम नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग की बात करते हैं। नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग, इसको ध्यान देंगे। शून्य लेवलिंग प्रोग्राम, इसी में जो है हम देखते हैं टोटल AC@24। AC@24 का AC को तापमान को जो है 24 डिग्री तक रखो, उससे कम मत करो। ये B के अंडर में जो है, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसके अंडर में ये आया था कि 24 डिग्री से कम मत करो, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग उससे होती है। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी चीज़ें रियो और समिट से ही आई थी, जो हमने ऊपर देखा था। जो रियो और समिट था, रियो और समिट वो कब हुआ था? तो रियो और समिट 1992 में हुआ था ना, 1992 वाला, जिसमें जो है UNFCCC या फिर जो है UNCED बना था, CBD बना था। एजेंडा 21 यहीं से निकल के आया था। यहीं से जो है SDG भी आया था, क्योंकि नाम उसको बाद में दिया गया रियो 20 में, लेकिन जो है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी चीज़ें वहीं पे बात की थी रियो और समिट में। अच्छा, एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, नेशनल एडाप्टेशन फॉर क्लाइमेट। ये कब आया? नेशनल एडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट ये आया 2015 में। लॉन्च किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इम्प्लीमेंट कौन करता है इसको? इम्प्लीमेंट करेगा नाबार्ड। कब बना था नाबार्ड? 1982। और सेल्फ हेल्प ग्रुप कब बना था? KCC कब बना था? 1998। जो स्टेट्स और यूटीज़ हैं वो वनरेबल कंडीशन में इनको क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसमें असिस्ट करते हैं, ये नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट। अच्छा, शून्य लेवलिंग प्रोग्राम तो हमने बिल्डिंग की एनर्जी को कंजर्व करने के लिए नेट जीरो की बात की थी, लेकिन शून्य कैंपेन जो एक चलाया गया, शून्य कैंपेन, ये किस लिए है? शून्य कैंपेन जो है वो चलाया गया, किस लिए? ये चलाया गया है EVC, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भाई शून्य कैंपेन चलाया गया। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल गैस तो हमने देखा ना, गैस SF6 का सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद जो है HFCs होती हैं, उसके बाद N2O होता है, उसके बाद H2O होता है, उसके बाद CH4 यानी मीथेन होता है, उसके बाद CO2 होता है। लीड IT COP27 में आया था, ध्यान रखेंगे। लीड IT जो है नेट जीरो 2050 तक बात करता है, वो हैवी इंडस्ट्री से, तो वो जो है 2050 में आया। और इंडिया और स्वीडन मिलकर जो है इसको लेकर आए, शर्म शेख में जो हुआ था COP27। इसके बाद हम चलते हैं, एक डेटा आप याद रखेंगे कि सिंस 2011 के बाद जो कार्बन स्टॉक है इंडियाज़ फॉरेस्ट, जो इंडिया के फॉरेस्ट में, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। कार्बन स्टॉक 2011 से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, इसको जो है ध्यान रखेंगे। कार्बन स्टॉक
इसके बाद हम चलते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अरे कार्बन फर्टिलाइजेशन का मतलब ऐसी क्रॉपिंग हो जिससे जो है कार्बन का अवशोषण हो उसमें और एब्जॉर्प्शन हो और जो है कार्बन कम हो सराउंडिंग से। जो GCF था ना वो कब आया, कॉन्कन जो कॉन्कन एग्रीमेंट हुआ था ना, क्योंकि कॉन्कन में ही एक प्लेस है वहाँ पे GCF हुआ था। अरे ये कॉप जो 16 हुआ था उसमें जो है ये आया था। कॉप 16 जो है कहाँ हुआ था, कॉन्कन में, UNFCCC का जो साउथ कोरिया है वहीं पे ये कॉन्कन एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका इंजेक्शन हम कहाँ कर सकते हैं, करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। अगर स्ट्रेटोस्फेयर में SO2 का जो है इंजेक्शन हम करते हैं, इसको जो है स्प्रेड करते हैं वहाँ पे, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस होती है, क्लाउड थिनिंग हो जाती है ना, उससे क्लाउड की थिनिंग हो जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग रिडक्शन में ये सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसको ध्यान रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो है ये SO2 से हम बारिश करा लेंगे। जो सिल्वर आयोडाइड है उससे बारिश हम करते हैं, जो आर्टिफिशियल रेन होता है ना वो हम कराते हैं सिल्वर आयोडाइड से। इसके बाद यदि हम देख लें कि जो है सिल्वर आयोडाइड तो ठीक है, यहाँ पे हम आर्टिफिशियल रेन कराते हैं। दो ट्रीटी देखते हैं, बेसल ट्रीटी और रोटरडैम ट्रीटी। अब ये जो बेसल ट्रीटी है, बेसल ट्रीटी, और दूसरी है रोटरडैम। ये जो ट्रीटी है ना, ये हजार्डियस वेस्ट को ही रेगुलेट करने के लिए बनाई गई थी। बेसल ट्रीटी जैसे कि जनरल हजार्डियस वेस्ट का डिस्पोजल किसी कंट्री में करना है कि नहीं, इस बात को जो है ये करता है बेसल ट्रीटी। और रोटरडैम जो है जैसे जो हजार्डियस वेस्ट है उसको जो है ये बेसल ट्रीटी कर लेता है। लेकिन जो रोटरडैम ट्रीटी है ये जो हजार्डियस केमिकल और पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स, उसको जो है ये देखता है रोटरडैम ट्रीटी। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों में प्रायर कंसेंट की ज़रूरत होती है। किसी कंट्री में आप डंप कर रहे हैं हजार्डियस वेस्ट को, तो उसको जो है करते वक्त यहाँ पे प्रायर कंसेंट लेना होता है डिस्पोज करते वक्त। अच्छा एक चीज़ और इसमें ध्यान देनी हो कि दोनों ही ट्रीटीज़ जो हैं, दोनों ही ट्रीटीज़ इंडिया द्वारा रेटिफाइड है। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है, ठीक है, ये चीज़ होगी। इसके बाद ये ट्रीटीज़ जो हैं, जो रोटरडैम है या फिर जो है बेसल ट्रीटी है, इसके बारे में हमने देख लिया। हजार्डियस वेस्ट को रेगुलेट करते हैं और रोटरडैम केमिकल और पेस्टिसाइड को रेगुलेट कर लेता है। और दूसरी चीज़ की जो है इसमें एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं कि बेसल ट्रीटी और रोटरडैम ये दोनों ही रेडियो एक्टिव वेस्ट से डील नहीं करते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट से ये दोनों ही डील नहीं करते हैं, तो इसको जो है हमें ध्यान रखना होगा। बेसल ट्रीटी कब आई थी, तो 1989 में आई थी, और रोटरडैम ट्रीटी 1998 में आई थी। इसको जो है ध्यान रखेंगे। ये बेसल ट्रीटी और रोटरडैम ट्रीटी इम्पॉर्टेंट है। बस ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्लाइमेट ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन है, द क्लाइमेट ग्रुप। द क्लाइमेट ग्रुप है, ये 2003 में बना। जो लार्ज बिजनेसेस हैं, मल्टीनेशनल जो बिजनेसेस हैं, उनका एक नेटवर्क है जिसका ये जो है एक ग्रुप है जिसमें क्या करते हैं कि क्लाइमेट एक्शन पे ध्यान देते हैं। क्लाइमेट ग्रुप है मतलब क्लाइमेट को ठीक रखने के लिए ये लगभग 500 बिजनेस कंपनीज हैं इसमें, 500 कंपनीज हैं इसमें, और इनका काम यही होता है। तो इसमें ये एक क्वेश्चन पूछा था, जैसे इसमें फ्रेम किया गया था कि इंडिया के मेंबर हैं कि नहीं। अच्छा, ये क्लाइमेट ग्रुप का ही एक EP100 करके एक इनिशिएटिव है। EP100 जो है एक इनिशिएटिव है जिसको जो है इसने चालू किया है, क्लाइमेट ग्रुप ने ही। और इस EP100 इनिशिएटिव में इस
EP100 इनिशिएटिव में महिंद्रा जो है, महिंद्रा जो कंपनी है वो भी इसमें है। तो यदि क्वेश्चन पूछ देता है कि इंडियन कंपनी है कि नहीं क्लाइमेट ग्रुप के EP100 में, तो है, ठीक है, इंडिया की कंपनी। इसके बाद हम NDC देख लेते हैं। तो पेरिस जो वो कॉप जो COP26 हुआ था ना, सॉरी पेरिस वाला कौन सा हुआ था, COP20, यार पेरिस वाला जो COP हुआ था ना, UNFCCC वाला COP20 का जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, वो जो है 2015 में हुआ था, COP21 में हुआ था, सॉरी ये COP21 में हुआ था। और यहाँ पे जो है 2015 में ये हुआ था। और उसमें NDC वाला एक जो है, एक NDC वाला एक बाइंडिंग टारगेट दिया गया कि आप अपने हिसाब से जो है जो डिफाइन करना है उसको कंट्री को बोलते। पेरिस में तो ये था कि 2.5 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक जो है हमें तापमान को कम करना होगा, तापमान को कम करना था। तो ये तो था ही। और इसमें जो है NDC वाली टारगेट भी आई थी। तो हमने NDC को जो है ये हमने क्या अभी जो है इसमें लिया है, तो NDC में हमने कुछ चीज़ें ली, जैसे कि लाइफ को लेकर आया, लाइफ को लाए। फिर उसके बाद 45% हमने इमिशन रिडक्शन की बात की। जो इमिशन रिडक्शन है उसको इमिशन जो है रिड्यूस करने की बात की, 45% कब तक, 2030 तक। और 50% जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, नॉन फॉसिल एनर्जी है, उससे जो है हम एनर्जी का क्रिएशन करेंगे, उसको जो है बनाएंगे। और कार्बन स्टॉक को हम लोग 2.5 to 3 बिलियन टन जो है उसको रिड्यूस करने वाले थे, CO2 के इस इमिशन को 2030 तक, 2030 तक ये भी करना था। तो ये जो है 5 हमारे NDCs थे। अच्छा, ग्लोबल मीथेन प्लेज एक COP26 में है था, UNFCCC का COP26 हुआ था, उसमें जो है ग्लोबल मीथेन प्लेज आया। इसका इंडिया मेंबर नहीं है। इस ग्लोबल मीथेन प्लेज में जो है हम 30x30 देखते हैं। 30% रिड्यूस करना है कब तक, 2030 तक। और ग्लोबल मीथेन प्लेज यूरोपियन यूनियन और US का एक इनिशिएटिव है। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, इंडिया हैज़ नॉट साइंड इट। इसके बाद हम देखते हैं ग्रीन कार्बन। ग्रीन कार्बन क्या होता है भाई, वो कार्बन जो सेक्वेस्ट्रेटेड है कहाँ पे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये कार्बन स्टोर है ये। और ठीक है, टेरेस्ट्रियल में है, इसी का उल्टा पानी में होता है, तो क्या कहते हैं, ब्लू कार्बन कह लेते हैं। ब्लू कार्बन ग्रीन कार्बन का ध्यान रखेंगे। CCPI, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को देखें तो ये न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड जर्मन वॉच इसको रिलीज करता है, ठीक है। तो इसको क्या कौन रिलीज करता है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट प्लस जर्मन वॉच। और CCPI में इंडिया टॉप 10 में ये 5 साल से, टॉप 10 में 5 साल से, ये 5 ईयर्स, ऐसा डाटा पूछ लेता है। अच्छा, एक और यूनिवर्सिटी ध्यान रखिए, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। अभी जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है, ये यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया इसको, और इसको 2007 में लॉन्च किया गया था। किस लिए, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को टेक और फाइनेंस देने के लिए, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए इन लोग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस इन्होंने बनाया यूरोपियन यूनियन में। कब, तो 2007 में।
अच्छा, रिवार्ड प्रोग्राम देख लेते हैं। रिवार्ड प्रोग्राम आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रिजुवेनेटिंग वाटर सेट फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। रिवार्ड प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है ये। तो वाटर सेट एग्रीकल्चरल रेजिलियंस के लिए जो है इसको बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक जो है इसका साथ देता है, वर्ल्ड बैंक के कोलैबोरेशन से ये रिवार्ड प्रोग्राम आया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। अच्छा, अगला है, हम देखें तो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो है मिनिस्ट्री कौन सी है ये? मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और बी के अंडर में आता है, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं इसको? ब्यूरो ऑफ एनर्जी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड दोनों के लिए होता है, रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल बिल्डिंग। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड बी के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। बी कब बना था? बी 2002 में बना था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी यानी लॉ द्वारा इसको बनाया गया था। अच्छा, एक है CCAC, ये क्या है? क्लाइमेट चेंज, अरे क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition है, क्लाइमेट एंड एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है ये। और दूसरी चीज़ की क्या किस लिए है, तो ये शॉर्ट लिव्ड जो पॉल्यूटेंट है ना, शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट को कम करेगा। इंडिया जो है 65th कंट्री इसको ज्वाइन की है। और CCAC जो है इनका स्ट्रेटजी एक 2030 का विजन है, 2030 का, ये 40% जो है मीथेन रिडक्शन करेंगे, 70% जो है ये ब्लैक कार्बन को रिड्यूस करेंगे, और 99.5% HFCs जो है उसको 2050 तक ये रिड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है 40% मीथेन, 70% ब्लैक कार्बन को, और 99% HFCs को रिमूव करेंगे, फेज आउट करेंगे इसको। इसके बाद जो है हमारा आता है पैट। पैट जो है ये, पैट को यदि देखें हम तो परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अंडर में भी ये भी आता है। और पैट जो है, परफॉर्म अचीव ट्रेड जो है, पैट बी के अंडर में ही आता है। और एक इसका इनिशिएटिव है, तो नेशनल मिशन ऑन इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, इसके अंडर में पैट जो है आता है। IPCC जो है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, 1988 में जो है इसको बनाया गया, UNEP और WMO की मदद से। CFCs जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, ये तो पता ही है। HFCs उसके जगह पे आया था, फिर जो है वो भी ग्लोबल वार्मिंग करने लगा, तो उसको भी फेज आउट करने की जो है हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर हम लोग देख रहे थे ना एक कार्बन का, कौन कार्बन है। वैसे ग्रीन कार्बन हमने देखा था, ब्लू कार्बन देखा था, इसी में ग्रे कार्बन भी होता है। ग्रे कार्बन क्या होता है? जो इंडस्ट्री से हमें निकलता हुआ दिखता है, उसको ग्रे कार्बन हम कहते हैं। ब्राउन कार्बन क्या होता है? बायोमास यदि डर जल रहा है, वाइल्ड फायर है, फिर बायोफ्यूल से निकल रहा हो तो उसको ब्राउन फ्यूल हम कह लेते हैं, ब्राउन कार्बन कह लेते हैं। अच्छा, एक टर्म निकल कर आता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहाँ से निकल के आता है?
क्योटो प्रोटोकॉल में हम देखते हैं ना, CDM है, CDM है, या फिर जो है और भी तरीके से CDM या फिर ट्रेड करते हैं जो हम अपने इमिशन का, तो उसी में जो है ये हम देखते हैं कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल कर आती है, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में डिफरेंसेस होंगे उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के बारे में ध्यान रखिएगा, इससे ओजोन लेयर का डिप्लीशन ज़्यादा होता है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का, और अंटार्कटिका में ज़्यादा जो है फॉर्म होते हैं दैन द आर्कटिक रीजन। ब्लू कार्बन इनिशिएटिव किसका है? तो ब्लू कार्बन जो इनिशिएटिव है वो IUCN और कंजर्वेशन इंटरनेशनल का ये ब्लू कार्बन इनिशिएटिव है। ब्लू कार्बन का मतलब आप जानते ही, ऊपर हमने बता रखा है इसको। इसके बाद जो है जो बेसाल्ट राख है या फिर ग्रेनाइट है, ये सब पानी में जाएगा तो उसको एसिडिक नहीं बना देगा, उसको एल्कलाइन बनाएगा, तो एल्कलाइन बना देगा उसको। और ग्रीन हाइड्रोजन का जो हमारा एक इनिशिएटिव है हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज करने का, तो उसमें भी जो है ग्रीन हाइड्रोजन को हम नेचुरल गैस के साथ मिलाकर यूज कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आर्टिफिशियल वोल्केनिक इरप्शन हम कराते हैं तो इससे क्या फ़ायदे होंगे? ये किस लिए कराया जाता है? ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए। जैसे सल्फर जो सल्फेट एरोसोल होता है, क्लाउड थिनिंग, या फिर सीडिंग द सी विथ आयरन, इन सब से जो है ग्लोबल वार्मिंग हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये सब तरीके। अच्छा, एक और टर्म आप ध्यान रखिएगा, एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड, एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एक इनिशिएटिव है किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है, एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड। अच्छा, ये 2007 में आया था। और अच्छा, ऊपर जो हमने देखा था एक जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड था, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में ही आ रहा था, लेकिन जो इसमें प्राइवेट रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उसको भी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसको भी इंक्लूड किया गया था, लेकिन प्राइवेट रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को एक्सक्लूड किया गया है एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग जो हमारा कोड है 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आया हुआ है। और जो प्राइवेट रेसिडेंस है ना, जो प्राइवेट रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उनको इसमें काउंट नहीं करते हैं, एक्सक्लूड किया गया है इसे। अच्छा, नेशनल एडाप्टेशन फंड जो क्लाइमेट चेंज के लिए बना है उसका इम्प्लीमेंटेशन नाबार्ड करता है। इसके बाद पैट परफॉर्मेंस टेस्ट तो हमने देख ही लिया था, पैट वही नम्मी, और पैट भी जो है वो रेसिडेंशियल हाउस होल्ड के लिए नहीं है, कमर्शियल के लिए जैसे। और पैट ही इशू करता है वो एनर्जी सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। अच्छा, लिथियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है? लिथियम अभी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है अभी ऑस्ट्रेलिया है। लिथियम ट्रायंगल हम किसे कहते हैं? कौन कौन से करते हैं? एक तो अर्जेंटीना है और चिली है, और एक कौन सी कंट्री है वहाँ, बोलीविया। ये कंट्रीज को लिथियम ट्रायंगल करते हैं। फिर जो है
क्रिसेंट क्रिसेंट ट्रायंगल भी एक होता है ना, क्रिसेंट ट्रायंगल होता है वो ड्रग वाला जो इंडिया म्यांमार नहीं इंडिया पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और वो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और एक और कंट्री है जो मिलकर क्रीसेंट बनाते हैं, कुछ उसको कहते हैं, नाम बोल रहा है मुझे अभी। इसके बाद जो है हम देखते हैं यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, ये तो हमने देखा ही था। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट ये कब आया था? स्टॉकहोम जो कन्वेंशन था 1972। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो है 2002 में आया था। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब हुआ? 2012 में। फ्लेयरिंग क्या होता है? एक टर्म होता है फ्लेयरिंग, इंपॉर्टेंट टर्म है ये। फ्लेयरिंग का मतलब होता है कि मीथेन को CO2 में बदलना। CF11 ये एक जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, फ्लोइंग एजेंट है, ये फोम बनाने के लिए जो है ये यूज किया CFC11 इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, साइट जो है एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए जो साइट होता है वो लीगली बाइंडिंग होता है स्टेट्स के ऊपर, और सेल्फ एग्जीक्यूटिंग नहीं होता है। ये लीगली बाइंडिंग होता है और सेल्फ एग्जीक्यूटिंग नहीं होता है। एम्फीबियंस जो होते हैं ना, एम्फीबियन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट सेंसिटिव होते हैं किस लिए? इन्वायरमेंट चेंज को लेकर। ऊपर हमने देखा था ना, बेसल जो कन्वेंशन होता है वो जो है 1999 में आया था, वो रेडियो एक्टिव वेस्ट को जो है वो नहीं करता है, इंक्लूड नहीं करता। वैसे रोटरडेम भी नहीं इंक्लूड करता है। रोटरडेम किस लिए था? तो जो हजार्डियस केमिकल्स पेस्टिसाइड्स है उसका जो ये लोग इधर उधर डंप कर देते हैं। तो रोटरडेम और बेसल कन्वेंशन दोनों को रेटिफाई किया इंडिया ने। ट्रैफिक कब आया था? ट्रैफिक आया था 1976 में, और ये किसके हेल्प से आया था? IUCN और वर्ल्ड वाइड फंड। लीगली नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। IPCC को तो हमने देखा ही ऊपर ना, जिसमें UNEP और WNOP ने इसको लेकर आया था। कब? 1988 को। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, सैंटियागो नेटवर्क COP25 में लाया गया था। लॉस एंड डैमेज फंड यहीं पे बनाया गया था। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो इसको मैनेज किया जाता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब आगे चलते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को देख लें। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन सी रिपोर्ट थी। सबसे पहला रिपोर्ट कौन था? तो 1987 में सबसे पहली रिपोर्ट आई थी इसकी, फर्स्ट, और ये 18th थी। हर 2 साल में होती है, एवरी 2 ईयर। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है?
इंस्टीट्यूट ये है देहरादून में। सर्वे कैसे किया गया था? तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है ये रिसोर्स सेट, इससे जो है किया गया था। 2 वॉल्यूम में जो है ये फॉरेस्ट सर्वे को प्रेजेंट किया गया था। ये 2 वॉल्यूम था इसका। और फॉरेस्ट कितना है, तो अभी फॉरेस्ट देख लें। तो हमारे पास फॉरेस्ट कितना है? 21.9%। 21.9%। नेट सोन एरिया कितना है? तो नेट सोन एरिया 42.89% है। फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन क्या होती है? इसमें क्या होता है कि एटलीस्ट 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, यदि जो है 10% ऑफ कैनोपी है, उस पर 10% कैनोपी है, तो 1 हेक्टेयर लैंड पे 10% कैनोपी है, तो उसको हम लोग क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? फॉरेस्ट कवर। अच्छा, फॉरेस्ट कवर में टी प्लांटेशन और कॉफ़ी प्लांटेशन भी आता है। टी, कॉफ़ी, कोकोनट, इवन बम्बू भी इंक्लूड किया गया है इसमें। ठीक है, ये टी, कॉफ़ी, कोकोनट, बैम्बू भी जो है फॉरेस्ट कवर में आते हैं। फॉरेस्ट कवर में यदि हम स्टेट्स देख लें, सबसे टॉप पे कौन कौन से हैं? तो एमपी है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद छत्तीसगढ़ है। और फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को मिला लें, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को मिला लें, तो इसमें एमपी, अरुणाचल और महाराष्ट्र इस तरीके से आता है। सबसे ज़्यादा ट्री कवर कहाँ है? सबसे ज़्यादा ट्री कवर जो है वो महाराष्ट्र में है, उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद यूपी। परसेंटेज ट्री कवर का सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो यदि हम परसेंटेज देख लें तो चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा है ट्री कवर। ठीक है, फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है? मिज़ोरम में, उसके बाद आंध्रा और फिर उसके बाद तेलंगाना। लॉस कहाँ हुआ है सबसे ज़्यादा? फॉरेस्ट कवर का लॉस कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है? तो एमपी में, फिर जो है आंध्रा में और उसके बाद तेलंगाना में। यूटीज़ में जो परसेंटेज फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो लक्षद्वीप में है, उसके बाद मिज़ोरम में है, उसके बाद जो है अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। अच्छा, 19 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे क्या है कि 33% से ज़्यादा ट्री कवर है, मतलब फॉरेस्ट कवर है। और 8 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें 75% फॉरेस्ट कवर है। ये डेटा ध्यान रखिएगा। पूरे दुनिया भर में देखें तो नेट गेन हुआ है फॉरेस्ट में। जैसे चाइना में जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलता है, नेट गेन हुआ है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट, टॉप कंट्री विद फॉरेस्ट यदि हम देखें तो फॉरेस्ट के मामले में यदि देख लें तो सबसे ज़्यादा जो है रसिया में आ जाता है, फिर उसके बाद ब्राज़ील आ जाता है। इंडिया का नंबर कौन सा है? तो 10th है इंडिया। ठीक है, मैनग्रोव का क्या हाल है? मैनग्रोव देखें तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में 42% है, फिर गुजरात में, फिर जो है अंडमान में, उसके बाद आंध्रा में। तो मैक्सिमम इंक्रीज़ कहाँ हुआ है? यहाँ आंध्रा में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और मैक्सिमम डिक्रीज़ कहाँ हुआ है? तो मैक्सिमम डिक्रीज़ गुजरात में हुआ है। ओवरऑल देखें तो डिक्रीज ही हुआ है मैनग्रोव। फिश बोन स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें क्या होता है कि मैनग्रोव को ग्रो करने की एक जो है तरीका, फिश बोन स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, फॉरेस्ट फायर सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिला है? फॉरेस्ट फायर जो है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा, उसके बाद उड़ीसा में, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में। मैक्सिमम बैम्बू कहाँ है? बैम्बू सबसे ज़्यादा एमपी में, ध्यान रखें, फिर अरुणाचल प्रदेश में है और उसके बाद महाराष्ट्र में है।
मैक्सिमम एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ होती है? एग्रो फॉरेस्ट्री तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है, फिर उसके बाद कर्नाटक में। कार्बन स्टॉक सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो अरुणाचल में है। जो कार्बन स्टॉक है उसमें सबसे ज़्यादा अरुणाचल में हमें देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद एमपी में। वुड का स्टॉक, लकड़ी का स्टॉक सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो अरुणाचल में, और उसके बाद जो है यूके में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद जो है, इसके बाद हम एक सेपरेट वीडियो में देखते हैं जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं और इनिशिएटिव देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जो कंजर्वेशन है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो एफर्ट हम कर रहे हैं उससे, जैसे सीबीडी है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है, या फिर बोन चैलेंज क्या है, आईयूसीएन वगैरह, ये सब चीज़ें जो है हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक साथ जो है देखने वाले हैं। तो इसको अभी इतना ही रहने देते हैं।